नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सरिता स्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। वैशेषिक दर्शन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ जो श्री अन्नम भट्ट द्वारा लिखा गया है, तर्क संग्रह। आज हम उसकी विशेष रूप से चर्चा करेंगे। बहुत ही छोटा सा ग्रंथ है यद्यपि यह, परंतु वैशेषिक दर्शन को जानने हेतु यह बहुत ही आवश्यक है और इतने सारल्येन रूप से प्रस्तुत किया गया है यह कि जो बालक बुद्धि वाला व्यक्ति भी है, बहुत ही जिसको गूढ़ रहस्यों को समझने की जिसकी क्षमता नहीं है, वह भी शीघ्रता से इस बात को समझ सकता है। श्री अन्नम भट्ट ने ग्रंथ के प्रारंभ में ही इसका प्रयोजन बता दिया कि मैंने यह ग्रंथ वैशेषिक दर्शन के उन विशेष रूप से गूढ़ रहस्यों को सारल्येन प्रस्तुत किया है, बहुत सरलता से बाल बुद्धि व्यक्ति के लिए सुखपूर्वक ग्रहण करने योग्य इसको बनाने का प्रयास किया है। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी यह एक हमारे सिलेबस में है। तो आइए हम इससे महत्वपूर्ण विषय को एक बार परिचय देख लें, फिर उसके पश्चात अगले वीडियोस में हम इसके प्रत्येक एक विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे। तर्क संग्रह मुख्य रूप से वैशेषिक दर्शन का ग्रंथ है। वैशेषिक दर्शन के प्रणेता महर्षि कणाद को माना जाता है और इस ग्रंथ जो कि यह तर्क संग्रह ग्रंथ है, इसके रचयिता श्री अन्नम भट्ट है। तो यदि यह पूछा जाता है तर्क संग्रह ग्रंथ के रचयिता कौन है, किसने लिखा है तर्क संग्रह, तो श्री अन्नम भट्ट लिखना है। परंतु यदि यह पूछा जाए कि वैशेषिक दर्शन के प्रणेता कौन है, तो महर्षि कणाद है। और यह ग्रंथ किस दर्शन से संबंधित है? वैशेषिक। और षड आस्तिक दर्शन है, उनमें वैशेषिक दर्शन एक महत्वपूर्ण दर्शन के रूप में है। षड आस्तिक दर्शनों को समझने के लिए मेरा पूर्व में एक वीडियो बनाया हुआ है, भारतीय दर्शन का सामान्य परिचय, उसको आप देखें। उससे आपको यह स्पष्ट हो जाएगा कि आस्तिक दर्शन कितने हैं और नास्तिक कितने हैं। आस्तिक 6 माने गए हैं और आस्तिक से तात्पर्य केवल मात्र यही है कि जो दर्शन वेदों को प्रमाण के रूप में मानता है वो आस्तिक दर्शन की श्रेणी में आएगा। ईश्वर को मानने या न मानने का यहाँ कोई क्राइटेरिया नहीं है। यहाँ केवल मात्र वेदों को प्रमाणिक रूप से मानना ही आस्तिकता की श्रेणी मानी जाएगी। तो न्याय वैशेषिक समान तंत्र है। समान तंत्र का तात्पर्य है कि दोनों की जो एक मत है, दोनों का जो मेटाफिजिक्स है, जो इनकी एपिस्टेमोलॉजी है, ये समान है, यानी इनके सिद्धांत मूल रूप से मिलते हैं। जैसे कि और दर्शनों में भी हमने चर्चा की थी कि सांख्य योग समान तंत्र है, वैसे ही न्याय वैशेषिक भी समान तंत्र है। श्री अन्नम भट्ट कर्नाटक के निवासी माने जाते हैं। एक और भी मत आता है, उनके अनुसार वे तेलंग देश के दक्षिणात्य ब्राह्मण थे और आंध्र प्रदेश के गरिकपाद नामक गांव में उत्पन्न हुए थे। इसका इसलिए यहाँ उल्लेख किया कि इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है कि अन्नम भट्ट के विषय में आप बताइए, अथवा तर्क संग्रह ग्रंथ के रचयिता अन्नम भट्ट कहाँ के निवासी थे। तो दोनों ही मत यहाँ पर है। कुछ एक विद्वान यह कहते हैं कि वो कर्नाटक के निवासी थे और कुछ जो है आंध्र प्रदेश के मानते हैं। तर्क जो शब्द है उसका विवेचन यहाँ पर बताया गया है कि तर्क्यन्ते प्रतिपाद्यन्ते इति तर्कः द्रव्यादि सप्त पदार्थः तेषां तर्काणां संग्रह इति तर्क संग्रह। तर्क अर्थात जिनका विवेचन किया जाता है वे द्रव्य आदि सप्त पदार्थ, 7 पदार्थ यहाँ मुख्य रूप से बताए गए हैं। प्रत्येक पदार्थ को एक एक डेफिनेशन देकर के उनका बहुत ही अच्छे से समझाया गया है, इसलिए यहाँ इसको कहा गया तर्क। दूसरा इसका यह भी माना गया है कि तर्क्यन्ते अनेक इतिहासकारो तर्कः प्रमाणम, अर्थात तर्क्यन्ते अनेन होगा कि जिसके द्वारा प्रमेयों का ज्ञान प्राप्त किया जाता है वह तर्क है। अनेन यानी इस ग्रंथ के माध्यम से या
जो प्रमाण हैं उनके माध्यम से प्रमेयों की सिद्धि प्राप्त होती है, इसलिए प्रमाण को तर्क माना गया है। तो यहाँ पर इस ग्रंथ में दो ही महत्वपूर्ण विषय है, पहला है सप्त पदार्थ, दूसरा है चार प्रमाण। तो उनके विषय में हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तर्क शब्द कैसे बना है, तर्क धातु है और अच प्रत्यय करके तर्क पुल्लिंग में शब्द बनता है। तर्क शब्द के बहुत सारे अर्थ दिए गए हैं, कल्पना, अनुमान, युक्ति, वाद विवाद, संदेह, न्याय शास्त्र, आकांक्षा और कारण। और यदि हम तर्क शास्त्र नपुंसक लिंग के शब्द को देखें तो इसका आशय यह होता है कि वैसा शास्त्र जिसमें तर्क के नियम या सिद्धांत आदि निरूपित हो। और संग्रह शब्द का क्या अर्थ है, सम उपसर्ग पूर्वक ग्रह धातु से संग्रह पुल्लिंग में शब्द बनता है। इसका जो प्रमुख अर्थ ग्रहण करना या पकड़ना होता है, परंतु संकलन करना, सम्मिलित करना आदि भी अन्य अर्थ है। तात्पर्य यह है कि उस शास्त्र में जो तर्क के नियम संकलित किए गए हैं, सम्मिलित किए गए हैं, सिद्धांतों को प्रतिपादित किया गया है, नियमों को वहां पर इकट्ठा करके हमें समझाया गया है, उसे हम क्या कहते हैं, तर्क शास्त्र। और तर्क संग्रह, संग्रह का मतलब उसको वहां एक जगह हमें इकट्ठा देखने को मिलता है। तो तर्क संग्रह जो पुस्तक है, इसमें न्याय के जो सिद्धांत है उस सिद्धांतों को एक जगह संकलित करके हमें समझाया गया है। संग्रह के अंतर्गत उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा ये भी आते हैं। यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि संग्रह के अंतर्गत सम्मिलित करना तो होता ही है, उसके अलावा और क्या अर्थ इससे हम जान सकते हैं। तो उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा, ये उद्देश्य नहीं है, ये उद्देश्य है। उद्देश्य का तात्पर्य होता है नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम, किसी वस्तु का नाम मात्र कहना, यानी केवल मात्र उसको उच्चारण करना, वो होता है उद्देश्य। लक्षण होता है किसी वस्तु की हम जब उसे अपने सजातियों के अंतर्गत और विजातियों से जब हम भिन्न करते हैं, उसको एक विशेष हम एक बताते हैं उसके विषय में, उसे हम लक्षण कहते हैं। और जो परीक्षा होती है कि जो हमने लक्षण दिया है वह लक्षण उस वस्तु या व्यक्ति में घटित हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके प्रमाणों से हम परीक्षा करते हैं, तो वह कहलाती है परीक्षा। लक्षण को सटीक रूप से वहां पर हमें रखना है, वह लक्षण उचित है, उसमें अतिव्याप्ति और अव्याप्ति दोष तो नहीं आ गए हैं, उन सब को पहचानना वही होती है परीक्षा। तो संग्रह के अंतर्गत उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा तीनों आते हैं। उद्देश्य यानी नाम मात्र ही वस्तु का कहना। लक्षण का तात्पर्य हो गया कि जो कहा गया है, उद्दिष्टस्य तत्व व्यवच्छेदको धर्मो लक्षणम, यानी उसका अपने विशेष रूप से उसको कहना। जैसे गाय का लक्षण है सासनादि मत्वम गो, सासना यानी गल कंबल, गल कंबल केवल मात्र गाय के ही होती है और किसी भी पशु के नहीं होती है, इसलिए वह हो गया उसका एक विशेष लक्षण, जिसको देखकर हम पहचाने कि गल कंबल है, अर्थात इसका मतलब यह गाय है। और वह लक्षण हम जब इसको एकदम परफेक्ट रूप से कह देते हैं, और तब उसकी परीक्षा भी तो करनी होती है कि यह लक्षण कहीं अव्याप्ति दोष तो नहीं हो रहा, यानी अपने सजातियों में ही कुछ ऐसे व्यक्ति या वस्तु तो नहीं मिल रहे हैं, अथवा अतिव्याप्ति तो नहीं हो रहा, अन्य विजातियों में तो नहीं आ रहा है, तो वो कहलाती है परीक्षा। और इस ग्रंथ का जो अधिकारी है वह बाल है। ग्रंथ के प्रारंभ में हम देखते हैं अधिकारी, विषय, संबंध, प्रयोजन, ये 4 अनुबंध होते हैं, तो वो पूछे जाते हैं। तो इस ग्रंथ का अधिकारी कौन है? इस ग्रंथ का अधिकारी बाल है, अर्थात वह व्यक्ति जो ना तो सर्वथा शिशु है न सर्वथा प्रौढ़ है, अर्थात उसकी बुद्धि इतनी कोमल है, सुकोमल बुद्धि का व्यक्ति है, जिसको न तो इतने गहन गूढ़ रहस्य समझ में आए और इतना भी वो नहीं है कि वह समझ ही न सके शिशु की भांति। इसलिए जो एक मध्यवर्ती बुद्धि वाला, एक सहज सौम्य बुद्धि वाला व्यक्ति है, वह इस ग्रंथ को पढ़ सकता है, वह इस ग्रंथ को समझ सकता है। प्रयोजन इसका बताया सुख बोधाय, अर्थात विषय का सुख पूर्वक ज्ञान हो सके। सुख अर्थात मोक्ष का बोध इस ग्रंथ का प्रयोजन है, यानी
बहुत से उपनिषदों में बहुत ही कठिन भाषा का प्रयोग किया गया है। उन कठिन भाषा में हर व्यक्ति उसको समझ नहीं सकता है, इसलिए इस विषय को आराम से समझकर व्यक्ति है वह अपने मोक्ष की ओर अग्रसर हो सकता है, अपने मुख्य प्रयोजन को। क्योंकि 4 पुरुषार्थ है हमारे इस यहाँ पर दर्शन में माने गए हैं, भारतीय दर्शन में, तो सबसे परम पुरुषार्थ मोक्ष को ही माना गया है। इसलिए सुख का तात्पर्य यहाँ पर आत्मिक सुख से है। मोक्ष जो परम पुरुषार्थ है उसका बोध इस ग्रंथ का प्रयोजन है। लगभग सभी ग्रंथों का यही प्रयोजन होता है। आप लगभग लिख सकते हो जब भी एग्जामिनेशन में आपका ये प्रश्न आए तो। 7 जो पदार्थ यहाँ इस ग्रंथ में बताए गए हैं, उन 7 पदार्थों के विषय में हम और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आप इसका नाम ध्यान रखिए। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव, ये 7 पदार्थ मुख्य रूप से यहाँ प्रतिपादित किए गए हैं। इन पदार्थों की हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। 4 प्रमाण बताए गए हैं, कौन कौन से? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। इन 4 प्रमाणों की भी हम अगले वीडियो में और अधिक चर्चा करेंगे। तो यह तो केवल मात्र आपको यह बताने के लिए वीडियो बनाया है कि तर्क संग्रह ग्रंथ है क्या। तर्क संग्रह और इस ग्रंथ को देख करके विद्यार्थी पहले ही बहुत अधिक भयभीत हो जाते हैं कि पता नहीं बहुत कठिन ग्रंथ है, नहीं समझ में आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत सरलता से इस ग्रंथ को बनाया गया है और मैं और अधिक सरल करने का प्रयास करूंगी ताकि आपको शीघ्रता से समझ आ सके और आप एग्ज़ाम आने वाले हैं तो उस एग्ज़ाम में आप उस दृष्टिकोण से अपने शब्दों में उस बात को लिख पाएंगे। तो श्री अन्नम भट्ट द्वारा लिखे गए तर्क संग्रह को हम और अधिक आगे पढ़ेंगे। 7 पदार्थों की अगले वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तब तक के लिए आप इसको देखिए, इसको समझिए और इससे संबंधित कोई भी आपकी जिज्ञासा है आप उसको कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। धन्यवाद।